नमस्कार। ये डेटा क्या कहता है कि एक नए एपिसोड में आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं अजय प्रकाश। अब चुनाव बिल्कुल सर पर आ चुका है और राजनीतिक गतिविधियां एक तूफानी गति से चलने लगी हैं। यहाँ पर घंटों में चीजें नहीं बदल रही हैं, अब मिनट दर मिनट यहाँ पे स्थिति बदल रही है। हिमाचल में आपने देख ही लिया क्या हो गया। अब राजनीति का बाजार केवल गर्म ही नहीं, वहां पर एक अफरा तफरी भी मची हुई है। हर पार्टी अपने हिसाब से आने वाला चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है और जीतना भी चाहते हैं। लेकिन उसका एक बड़ा सीधा सा कारण है कि इस बार इतना कंफ्यूजन यहाँ पर क्यों मचा हुआ है। और उसका कारण यही है कि कोई भी पार्टी इस बार ये सर्टेन नहीं है कि ये चुनाव जीतेगी, खास करके बीजेपी। अब भले ही वो कहते रहें कि अब की बार 400 पार, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी आरएसएस के जो अपने सर्वे हैं उसकी वजह से प्रधानमंत्री और अमित शाह की नींद उड़ी हुई है। और इसी डर के कारण बीजेपी इस बार बुरी तरह से जोड़ तोड़ करने में लगी हुई है। वो कहीं से भी किसी को भी और किसी भी हालत में भी वो बीजेपी से जोड़ना चाहती है। आपने पीछे देखा कि नीतीश कुमार को वो उठा के एनडीए गठबंधन में ले आए, लेकिन अब नीतीश कुमार जी का क्या हाल हो रहा है ये आप सभी जानते हैं। और नीतीश कुमार जी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने में लगे हुए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि वो शायद विधानसभा भी आप भंग कर दें और अगले चुनाव में बिहार विधानसभा और लोकसभा के चुनाव बिहार में इकट्ठे करने का प्रयास किया जा रहा है। अब बात करते हैं जयंत चौधरी और राष्ट्रीय लोकदल के बारे में। जयंत चौधरी अभी पिछले हफ्ते उन्होंने ऐसे संकेत देने शुरू कर दिए कि वो एनडीए के साथ जा रहे हैं। उन्हें एकदम से मोदी जी में चौधरी चरण सिंह की झलक नजर आने लगी। अब कोई तो ऐसा होगा बीजेपी में जिसने ये संकेत जयंत चौधरी को दिया होगा कि वो आके राज्यसभा में एक स्टेटमेंट दे दे और उसके बाद फॉर्मली उनको एनडीए के साथ जोड़ लिया जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभी तक जयंत चौधरी इसी इंतजार में बैठे हुए हैं। फिलहाल जयंत चौधरी की हालत ना घर की ना घाट की है, या यूं कहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छे खासे जमीन से जुड़े हुए आदमी को उठाकर खजूर के पेड़ पर लटका रखा है। और इसका कारण केवल एक ही हो सकता है, सीटों को लेकर ये झगड़ा चल रहा है। अब अगर जयंत चौधरी एनडीए के साथ जुड़ जाते हैं तो पिछली बार के बीजेपी के वहां के जो सांसद जो जीत के आए थे उनका क्या होगा। और इसी प्रेशर से बीजेपी अब आगे नहीं बढ़ रही है और ये कहने लगी है कि हम 2 सीट जयंत चौधरी को दे देंगे। लेकिन जयंत चौधरी जी को जब वो इंडिया गठबंधन में थे तब उनको अखिलेश यादव ने 7 सीट दी थी। जयंत चौधरी इस समय राष्ट्रीय लोकदल के चेयरमैन हैं। साथ में ही वो राज्यसभा के सदस्य हैं। 2022 में उनको समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा की सदस्यता दिलाई थी। उससे पहले 2009 से 2014 तक वो लोकसभा के सदस्य रहे थे। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि पूरा चौधरी चरण सिंह का परिवार एक पढ़ा लिखा परिवार है। चौधरी चरण सिंह स्वयं आगरा यूनिवर्सिटी से उन्होंने डिग्री हासिल की थी, बाद में वहीं से लॉ की डिग्री भी उन्होंने ली और फिर एक प्रैक्टिसिंग लॉयर रहे। अजीत सिंह जो जयंत चौधरी के पिता हैं, वो आईआईटी खड़गपुर से उन्होंने बीटेक किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, फिर मास्टर्स किया इलिनॉय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। और 60s के दशक में ये उन थोड़े से भारतीयों में से थे जिन्होंने आईबीएम में उस समय यूएस में काम किया था। जयंत चौधरी का जन्म यूनाइटेड स्टेट्स में ही हुआ था। इन्होंने ग्रेजुएशन दिल्ली से वेंकी कॉलेज से किया और उसके बाद मास्टर्स इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से किया था, पॉलिटिकल साइंस। हालांकि इन लोगों में से किसी के पास भी वो एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाली डिग्री नहीं है।
अब आज के प्रोग्राम में मैं आपको जो डेटा दिखाऊंगा वो आरएलडी के बारे में है। थोड़ा सा आरएलडी का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, पिछले 2-3 इलेक्शंस में उनका क्या हाल हुआ है उत्तर प्रदेश में, और उसी को कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए फिर आप ये देखिए कि जयंत चौधरी जितनी सीटें मांग रहे हैं क्या वो उसके लायक हैं, उसके काबिल हैं। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सब लोगों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें थोड़ा बहुत फायदा हो जाता है। और अगर आपको कार्यक्रम अच्छा लगे तो इस कार्यक्रम को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक कीजिए और अपने कमेंट जरूर दीजिए। जयंत चौधरी की इस हालत को देखकर एक शेर याद आ रहा है, मसूद मिर्जा नियाजी साहब का। उन्होंने कहा है, एक खेल पुराना चाहत का, एक दर्द बहाना राहत का। और ये शेर ना केवल जयंत चौधरी पर नीतीश कुमार जी पर भी ये काफी फिट बैठता है। ये आरएलडी की लोकसभा में इलेक्टोरल हिस्ट्री है। 1998 से मैंने डेटा प्लॉट किया है। पीले रंग में है कि कितनी सीट्स कंटेस्ट की थी और हरे रंग में कितनी उन्होंने जीती थी। 1999 में 7 सीट्स कंटेस्ट की थी, 2 जीती। 2004 में 10 सीट कंटेस्ट की, 3 जीती थी। और सबसे अच्छा परफॉर्मेंस आरएलडी का 2009 में रहा था। 7 सीट्स उन्होंने कंटेस्ट की और वहां पे 5 वो लोग जीते थे। लेकिन उसके बाद 2014 और 2019 उन्होंने एक भी सीट नहीं जीती है। और इन्हीं लोकसभा के इलेक्शन में अगर आप वोट शेयर देखें तो 1999 में 0.37% वोट शेयर था। 2004 में 0.6, 2009 में 0.4, 2014 में 0.13 और 2019 में 0.24। तो पिछले 10 साल में आरएलडी को एक भी पार्लियामेंट्री सीट नहीं मिली है। वो जिसके साथ भी उन्होंने गठबंधन किया है, चाहे वो अखिलेश यादव के साथ हो या किसी अन्य दल के साथ, और वोट शेयर वो आज तक कभी 1% का भी वो पार नहीं कर पाए हैं। और लोकदल की परफॉर्मेंस यूपी की असेंबली में मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ 1996 से लेकर 2022 के इलेक्शन में। यहाँ पे भी इनकी परफॉर्मेंस कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रही है। 96 में 38 जगह कंटेस्ट किया, 8 सीट आई। 2002 में फिर से 38 जगह किया, 14 सीट आई। 2007 में 254 जगह इन्होंने कंटेस्ट किया और 10 सीट्स केवल आई। 12 में 46 सीट पे कंटेस्ट किया, 9 आई। 2017 171 जगह कंटेस्ट किया, केवल 1 सीट आई। और 2022 जो पिछला इलेक्शन हुआ था 33 जगह कंटेस्ट किया और 9 सीट आई। यूपी असेंबली में 403 सीट्स हैं, तो 9 सीट्स आना एक तरह से उनका कोई वहां मायने नहीं होता। एक इनसिग्निफिकेंट स्ट्रेंथ है उनकी यूपी असेंबली में भी। आरएलडी का वोट शेयर 1996 से लेकर 2017 तक लगभग 2-2.5% इसके आसपास रहा है। 2022 में पहली बार इनको 5% से ऊपर का वोट शेयर हासिल हुआ। तो जयंत चौधरी की बार्गेनिंग पावर इस पूरी स्लाइड में दिखा रहा हूं मैं। लोकसभा में इस वक्त उनका एक भी सदस्य नहीं है। पिछले इलेक्शन में उनका वोट शेयर 0.24% था। और यूपी की असेंबली में उनके 9 सदस्य हैं और उनका वोट शेयर लगभग 5% का है। तो अगर ये बात सही थी कि अखिलेश यादव ने उनको 7 सीटें ऑफर की थी लोकसभा के लिए, तो उनको बड़ी खुशी खुशी वो मान लेना चाहिए था, क्योंकि उनका जो इलेक्टोरल हिस्ट्री है वो कहीं से भी ये नहीं दिखाती है कि वो 7 सीट कहीं जीत भी पाएंगे। जयंत चौधरी अपने को एक जाट नेता या किसान नेता या फिर दोनों ऐसा मानते हैं। तो अगले सेक्शन में हम ये देखेंगे कि वो कितने बड़े जाट नेता हैं या कितने बड़े किसान नेता हैं। एक नजर उत्तर प्रदेश के कास्ट इक्वेशन पर डालिए। ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास यहाँ पर 50% के आसपास हैं। दलित्स 20 से 21%, ट्राइबल्स ना के बराबर ही हैं 0.1%,
फॉरवर्ड कास्ट जिसमें ब्राह्मण्स और ठाकुर आते हैं वो 18 से 20% और मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ 19 से 20% है। और इसी वजह से हमारे योगी जी हमेशा 80-20 की बात करते रहते हैं, यानी कि 80% हिंदूज हैं और 20% मुस्लिम्स हैं। उत्तर प्रदेश में जाट कम्युनिटी बैकवर्ड क्लास में गिनी जाती है और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश वेस्टर्न यूपी में एक डोमिनेंट कम्युनिटी है। सबसे ज्यादा संख्या जाट लोगों की है ऐसा माना जाता है। हालांकि जाट कम्युनिटी उत्तर प्रदेश में बैकवर्ड क्लास में गिनी जाती है, लेकिन ये लोग काफी पैसे वाले हैं। एक इंडेक्स होता है मंथली पर कैपिटा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, यानी कि एक मेजर होता है जिससे ये देखते हैं कि कौन कितना खर्च कर रहा है। उसमें ये लोग ब्राह्मण्स और ठाकुर के भी आगे निकले हुए हैं उत्तर प्रदेश में। जाट पॉपुलेशन के एग्जैक्ट फिगर्स अभी नहीं मालूम है क्योंकि कोई कास्ट सेंसस उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है। 1931 में आखिरी सेंसस हुआ था, लेकिन ऐसा माना जाता है लगभग 18% पॉपुलेशन का वेस्टर्न यूपी में वो जाट समुदाय से आता है और उत्तर प्रदेश के टोटल पॉपुलेशन का लगभग 2%। ये मैंने नक्शा जाटलैंड.com से लिया है जिसमें कुछ एस्टिमेट्स दिए हैं। तो अगर आप वेस्टर्न उत्तर प्रदेश देखें, जैसे शामली में 20% जाट पॉपुलेशन है, मुजफ्फरनगर में 23, बागपत में 27, गाजियाबाद में 19, बिजनौर में 22, 13% अमरोहा में 22%, फिर बुलंदशहर अलीगढ़ 23% और मथुरा 29%। तो ये वो इलाका है जहां पे आरएलडी ट्रेडिशनली पहले जीतता आया था, लेकिन यहीं से अपने कैंडिडेट्स ये लोग खड़े करते हैं। दो और नक्शे में उत्तर प्रदेश के यहाँ साइड बाय साइड दिखा रहा हूँ। पहला है मुस्लिम पॉपुलेशन की परसेंटेज डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो मुस्लिम्स अगर आप देखेंगे वो भी वेस्टर्न यूपी में उनका परसेंटेज ज्यादा है। सहारनपुर 42%, मुजफ्फरनगर 41.3, मेरठ 34.4, बिजनौर 43, रामपुर में मेजॉरिटी है मुस्लिम की 50% से ज्यादा है, बुलंदशहर 22, मथुरा 8 और अलीगढ़ लगभग 20%। और इसके बगल में है शेड्यूल कास्ट का मैप। तो शेड्यूल कास्ट इस एरिया में ज्यादा उनकी परसेंटेज नहीं है, ये 10 से 12% ही हैं वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। पश्चिम उत्तर प्रदेश में वोट का खेल केवल मुस्लिम और जाट्स को लेकर है। मुस्लिम पॉपुलेशन लगभग 40% है इस एरिया में और जाट पॉपुलेशन लगभग 20%। तो टोटल ये 60% हो जाता है। बाकी पॉपुलेशन अन्य बैकवर्ड क्लास से हैं, वो 10 से 15 हैं और अन्य बाकी कास्ट हैं। तो बीजेपी के हिसाब से अगर आप देखें तो मुस्लिम उनको वोट देंगे नहीं, तो वो कहां से जीत सकते हैं। इसलिए उनको एक जाट नेता की जरूरत पड़ती है और इसलिए उन्होंने जयंत चौधरी को अपनी तरफ खींचा कि उनके आने से शायद बीजेपी को उस एरिया में जीतने में आसानी होगी। अब ये भी समझ लीजिए कि बीजेपी को ऐसा किस वजह से करना पड़ रहा है, जबकि पिछले लोकसभा चुनाव में उसने इस इलाके की सारी सीट जीती थी। तो इस बार क्या हो गया? ये पिछले 2019 में यूपी वेस्टर्न यूपी की ये 8 सीट्स में दिखा रहा हूं, इसमें सब जगह बीजेपी जीती थी और इसमें से 3 जगह आरएलडी ने इलेक्शन लड़ा था। मुजफ्फरनगर, वहां से अजीत सिंह लड़े, वो हारे थे। जयंत चौधरी बागपत, वो भी हारे थे। और एक सीट मथुरा से आरएलडी ने लड़ी थी, वो भी हारी थी। हालांकि अजीत सिंह और जयंत चौधरी बहुत ही कम मार्जिन से ये इलेक्शन हारे थे। लेकिन यूपी का 2022 का जो विधानसभा का इलेक्शन हुआ, वहां पे आरएलडी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हुई थी। उन्होंने 9 सीट्स इस एरिया में जीती थी। इन जगह पे आरएलडी ने ये इलेक्शन जीता था और हर जगह उसने बीजेपी को यहां हराया था। अब बात बिल्कुल सीधी सादी है। जिन लोगों ने 2019 लोकसभा में बीजेपी को वोट किया था, उन्होंने 2022 के यूपी के चुनाव में बीजेपी को वोट नहीं दिया है।
ये 9 सीट्स हैं जो विधानसभा की हैं, इसमें 3 संसदीय क्षेत्र बनते हैं। तो ये तीनों लोकसभा सीट्स बीजेपी के हाथ से निकलने वाली हैं और यही घबराहट बीजेपी को हो रही है, क्योंकि एक तरफ वो बोल चुके हैं कि इस बार हम उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट जीतेंगे और दूसरी तरफ ये भी है कि अगर यूपी में बीजेपी की सीट्स कम हुई तो वो सेंटर में सरकार शायद न बना पाए। तो इसी जोड़ तोड़ और खींचतान में फंस गए जयंत चौधरी। बीजेपी का अपना गणित बताता है कि वो इस इलाके में 2 या 3 सीट्स हार जाएंगे, लेकिन उनके जो सांसद हैं अभी के, वो नहीं चाहते कि वो इन सीट्स को छोड़ दें। तो यही दुविधा चल रही है भारतीय जनता पार्टी में और इसीलिए जयंत चौधरी को उन्होंने एक तरह से खजूर के पेड़ पर टांग कर रख दिया है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ नया डेटा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।